या मेरी आवाज सबको आ रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ मैम। यस मैम। एक बार और कोई रिप्लाई। हाँ मैम। हाँ मैम आ रहा है। गुड इवनिंग सभी को। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज 1930। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि व्हाट इज गुड्स। हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स क्या है। तो हम अपने लैंग्वेज में देखेंगे, हम देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स को क्या बोला गया है, क्या डेफिनेशन दिया गया है। इसका डेफिनेशन है आपका सेक्शन 2(7) में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो डेफिनेशन है गिवन है वो सेक्शन 2(7) में। एंड डेफिनेशन इस तरह है कि गुड्स आर every kind of movable property other than actionable claim and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and thing attached to or forming part of land। तो ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन है जो कि याद करना आसान नहीं है। तो हमने इस फ्लो चार्ट में इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है। गुड्स इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। तो जो एक्सक्लूड वाला पार्ट है वो आपका गुड्स नहीं कहलाएगा, और जो गुड्स में इंक्लूड्स हैं वही सारे चीज आपके डेफिनेशन में दिया है सेक्शन 2(7) में। आप उसको कैसे लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में 7, तो 27 नहीं कहना है। सबसे पहला है ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडर्ड टिम्बर, ग्रास, ओल्ड करेंसी, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, गुडविल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किसको एक्सक्लूड किया है। तो इन्होंने एक्सक्लूड किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। क्यों? क्योंकि वो गिवन है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, और उसमें ऐसा माना गया है कि ये सारे आपके गुड्स नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग ये सारे गुड्स नहीं है। कौन से? वो प्रॉपर्टी जो हम मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी डेट जो कि सिक्योर्ड नहीं है। हम लोगों ने प्लेज पढ़ा था। प्लेज में क्या पढ़ा था कि वहां पे पाउनर एंड पाउनी रहते हैं। पाउनर अपने लोन लेते हैं किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो अगर कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन नहीं ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसिक्योर्ड डेट। और वो डेट क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। क्यों एक्शनेबल क्लेम नाम रखा है एक्शनेबल? क्योंकि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास सिक्योर डेट है, ठीक है, सिक्योर डेट है, तो वहां पे क्या होगा, सिक्योर डेट के केस में ये होगा कि आपने क्या किया, हमने आपसे कहा कि आप क्या है, आप लोन लीजिए, बदले में मुझे क्या करिए, गोल्ड ज्वेलरी दे दीजिए। अगर वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक मुझे लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो मैं उस गोल्ड ज्वेलरी को सेल करके अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लूंगी। लेकिन अगर वो अनसिक्योर डेट है तो हम रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। अब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, एक्शनेबल क्लेम। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल में सिक्योरिटी डेट के प्लेस दिया है, जो भी हमने बताया, प्लेस गोल्ड। अगर डिफॉल्ट हुआ तो जो बैंक से हम सेल करके अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन अगर डिसऑनर हुआ किसी चेक का तो हम लोग कोर्ट में क्या कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं है क्योंकि कोई सिक्योरिटी उन्होंने दी ही नहीं थी सेकेंड पार्टी ने। इसलिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गुड्स में नहीं आएगा। सेकेंड है आपका मनी एंड करेंसी। अब मनी एंड करेंसी क्यों नहीं आएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम उसको मूवेबल भी कर सकते हैं और हम सिक्योरिटी भी तो दे सकते हैं। इसलिए नहीं आएगा। क्यों?
कि गुड्स को एक्वायर करने के लिए हम लोग जो एक्सचेंज में देते हैं वो मनी एंड करेंसी होता है। इस वजह से आपको याद करना है कि ये तीन चीज जो होगी गुड्स में एक्सक्लूड हो जाएगी। अब इंक्लूड में देखते हैं। इंक्लूड में ये कुछ स्पेसिफिक चीज जो तीन आप देख रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडर्ड टिम्बर एंड ग्रास, ये पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही पार्ट था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर, बट बाद में इसको मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए अब ये गुड्स में इंक्लूड हो जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब वो होता है जो फसल उग रहे हैं। अब ये हम लोग गुड्स में क्यों करेंगे, क्योंकि हम इनको अर्थ से क्या कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, अर्थ से अलग कर सकते हैं, अर्थ से सेपरेट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम अर्थ, वी आर इंक्लूडिंग इट एज अ गुड्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज स्टैंडर्ड टिम्बर। टिम्बर क्या होती है आपकी, बेसिकली आपकी टिम्बर क्या होती है, पेड़ होती है, ट्री होता है। तो स्टैंडर्ड टिम्बर को भी हम गुड्स में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अर्थ से अलग कर सकते हैं। ग्रास को भी हम लोग अलग कर सकते हैं। पहले ये सारी चीजें क्या थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई है। अब देखिए ओल्ड करेंसी, यहाँ पे आपने देखा कि मनी एंड करेंसी को तो एक्सक्लूड कर रहा है, अब ये ओल्ड करेंसी को इंक्लूड क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप ओल्ड करेंसी लेके जाएंगे कुछ परचेज करने तो क्या आपको मिलेगा। डिमोनेटाइजेशन के टाइम जो 500 एंड 1000 का नोट डिमोनेटाइज हुआ था, उसके जगह पे नए नोट्स आए 500 के, 2000 के। तो जो नए नोट्स हैं वो आपका मनी एंड करेंसी में एक्सक्लूड हो जाएगा, वो गुड्स नहीं है। पर जो ओल्ड करेंसी है, जो पहले का जो बैन हो गया, जो नोट्स बंद हो गए बनना 500 एंड 1000 के, वो ओल्ड करेंसी में आएगा और वो हम लोग गुड्स में इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या है इसको इंक्लूड करने का, अब बहुत लोग को क्या होता है, पुरानी एंटीक चीजें रखने का शौक है। अब उसकी क्या है, आप उससे एक्सचेंज नहीं कर सकते, एज अ कंसिडरेशन दे नहीं सकते हैं। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो हम किसी चीज को परचेज करने के लिए ओल्ड करेंसी का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हम लोग एज अ गुड देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या होता है, शौक होता है कि हम पुरानी चीजें रखें, तो ओल्ड करेंसी भी उसमें से एक एंटीक चीज में आ जाएगा। वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशलाइज अकाउंट में। जो इसकी सप्लाई करता है उन कंसर्न को क्या कहते हैं, कोई बताए मुझे। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, ये सारी चीजें सप्लाई होती है, तो हम लोग इसको भी गुड में इंक्लूड करेंगे। वाटर क्या है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, अर्थ से हटा मतलब निकाल के सेपरेट करके उसको डील कर सकते हैं। इसी तरह गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम जनरेट करके सेपरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं घर, सारे घरों में। इस वजह से ये सब गुड्स में आएंगे। ट्रेडमार्क गुडविल भी आपका गुड्स का पार्ट है। ट्रेडमार्क और गुड आपका किसका पार्ट है, गुड्स का पार्ट है। ये आपका क्या है, असेट है, इंटेंजिबल असेट है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि गुड्स में सिर्फ टेंजिबल थिंग आएगा, नहीं, यहाँ ट्रेडमार्क और गुड्स भी आपका क्या है, ट्रेडमार्क और गुडविल आपका गुड्स का पार्ट है। तो आप ये सारे जो है ये बहुत हट के चीजें हैं जो हमने यहाँ लिखी है, और डेफिनेशंस में भी कुछ है जो आपको याद करना है। शेयर, शेयर की बात करेंगे गुड्स में तब इंक्लूड होगा जब वो अलॉट हो जाएगा। स्टॉक, तो ये आपके क्या थे, गुड्स का बात है। गुड्स का डेफिनेशन किसमें दिया है, सेक्शन 2(7) में। गुड्स का डेफिनेशन क्या था, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब इंक्लूड्स में उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास। तो ये सारी चीजें हमने फ्लो चार्ट में बना दी, तो कितना इजी लग रहा है। वही अगर आपको पैराग्राफ में गिवन होता तो देखने में बहुत ज्यादा क्या लगता, ये अरे बाप रे ऐसे कैसे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, हम लोग क्या इससे कह सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अर्थ एंड यूज इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपका गुड्स नहीं होगा,
जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वही आपका गुड्स होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हम सेपरेट कर सकते हैं अर्थ से। एक चीज आपको याद करने वाली है, यहाँ पे नोट्स में शायद नहीं गिवन है। आप लोग ये नोट करिए कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 44 में ये गिवन है, कंपनी शेयर एंड डिबेंचर विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले ऐसा नहीं था, फिर कंपनीज एक्ट सेक्शन 44 में क्या गिवन है कि शेयर एंड डिबेंचर भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। मुझे नहीं लग रहा ये याद करें, सेक्शन इसका नहीं पूछेगा, बट आई एम टेलिंग फॉर अ सेफर साइड। मैम एक बार फिर से बोलिए, वो नेटवर्क की वजह से वॉइस नहीं आ रही थी। कौन सा वाला लास्ट पॉइंट? यस मैम, फिर से बोलिए एक बार। According to the Companies Act Section 44, company share and debenture will be movable property. बाकी सब क्लियर था ना पहले का? हाँ मैम। हमने आपको एक्शनेबल क्लेम बताया, मनी एंड करेंसी क्यों एक्सक्लूड होगा, क्यों इंक्लूड होगा, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स हो गया, पता चल गया कि क्या उसमें है क्या नहीं है। अब हम उसको किस तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे वो देखते हैं। एक सेकेंड आप रुकिए बस। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है, इसलिए हम एक सेकंड कोशिश करते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने का, फिर बता। अभी कोई बोले? यस मैम। कनेक्ट हो जाने दो। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आपका 3 बेसिस पे होगा। पहला है एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड एंड कंटिंजेंट गुड। कंटिंजेंट से किसी को कुछ याद आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कोई मुझे बता सकता है? सेक्शन 31। 31। यस मैम। बहुत अच्छा याद है आप लोगों को। देख लेना आप लोग का स्पेशलाइज्ड और बीआरएफ में तो आप लोग का अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप लोग काफी डीप वाले सेक्शंस जो जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, वो बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, आपका वो भी प्रिपेयर हो रहा है। चलिए देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स को पहले। एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से आपको पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो अवेलेबल है, उस समय वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बन चुके हैं, तैयार हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड की एग्जिस्टेंस की बात कब कर रही है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे तो उस समय गुड्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है एग्जिस्टिंग गुड में। अब एग्जिस्टिंग गुड में भी 3 टाइप्स है, स्पेसिफिक गुड, अनसर्टेन गुड एंड असर्टेन गुड। स्पेसिफिक गुड क्या है? उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हम क्या बताएं, हम कोई पेंटिंग लेने गए, अभी वेलकम मूवी में जो मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी, मुझे लग रहा है वो सबको पेंटिंग याद होगी। यस मैम, घोड़े की। तो वो जो पेंटिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक गुड के टाइप में आएगा। स्पेसिफाई क्या है वो, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो मजनू भाई ने बना दिया जैसे तैसे, वो क्या है, स्पेसिफिक गुड है। बायर चूज करेगा, उसमें मलाइका अरोड़ा खान थी ना, जो इशिका बन के पेंटिंग को बाय करती हैं। यस मैम। तो वो बायर है। बायर को स्पेसिफिक गुड में क्या होता है, रोल बायर का होता है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये वो गुड है जो कोई और गुड इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, मुझे यही गुड चाहिए, एंटीक है ये, ठीक है? एक बार बन गया तो जल्दी से इसका रिप्लेसमेंट नहीं है,
और एक अलग आइडेंटिटी होती है उसकी। लेकिन जैसे आप देखेंगे ना कि 500 एंड 1000 के नोट्स के बारे में बात किए, तो वो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो बहुत लोगों के पास वो अवेलेबल होगी। क्या हुआ, वॉइस में दिक्कत है क्या, कोई कुछ बोला? नो मैम। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, तो वो सारे क्या है, वो भी आपकी एंटीक थिंग है, लेकिन उसके भी रिप्लेसमेंट आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत बहुत रेयर रिप्लेसमेंट मिलेंगे। तो और आपका हो सकता है कि हॉर्स, अब क्या होती है, कई नस्ल के घोड़े आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मतलब देखा नहीं होगा, कि कई वैरायटी के घोड़े आते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे रेस के लिए कोई, तो सब लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये कुछ लोग के अंदर ही टैलेंट रहता है कि वो स्पेसिफिक घोड़े को निकाल सके, स्पेसिफिक हॉर्स को चूज कर सके कि ये रेस के लिए है परफेक्ट। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। स्पेसिफिक गुड वो हो गया जो बायर के मर्जी से होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एंटीक थिंग होगा और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड हो। ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करने में। अब आपका आता है सेकेंड, आपका आता है अनअसर्टेन गुड। अनअसर्टेन गुड क्या होता है, बहुत ज्यादा, देखिए पहले असर्टेन मतलब हम कहेंगे कि सेपरेट। तो जो सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं वो आपका अनअसर्टेन गुड में आएगा, मतलब अनसेपरेटेबल। यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे अनअसर्टेन गुड में, जो आप सेकंड देख रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, शुगर, यहाँ पे बॉक्स लिखा है, वहां बैग्स होगा, शुगर गो डाउन है, वहां पे 100 बैग्स ऑफ शुगर है। अब वो जो 100 बैग्स ऑफ शुगर है, हमने क्या बोला कि मुझे चाहिए 1 लाख, 100 बैग्स में से, सॉरी, 1 लाख बैग्स में से मुझे 100 बैग शुगर चाहिए। तो यहाँ पे आपका अनअसर्टेन गुड होगा 1 लाख बैग्स, क्योंकि 1 लाख जो बैग्स हैं शुगर का, वो क्या है, वो आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बल्क में है, सब एक जैसे हैं, एक जैसे क्वालिटी के शुगर हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से चीनी में क्या फर्क है। तो आपको यहाँ पे याद करना है बल्क में है, गोडाउन स्टॉक है, और सेपरेट नहीं कर सकते बल्क से। आप अगर क्या बोलते हैं, जो आगे बोरा रखा हुआ है वो उठाएंगे तब भी आपको वही शुगर मिलेगा, लास्ट वाला जो बैग है वो निकालेंगे तो उसमें भी आपको वही शुगर मिलेगा। सेकंड आपका क्या है, असर्टेन गुड। अब देखिए आप इसी एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं शुगर वाले में, तो यहाँ जो 1 लाख बैग्स था वो आपका अनसर्टेन गुड हो जाएगा, वहीं पे जो 100 बैग जो कंज्यूमर चूज कर रहा है कि मुझे 100 बैग चाहिए, उसमें से कोई भी 100 बैग निकाल के हम दे दे रहे हैं कस्टमर को, तो 100 बैग आपका असर्टेन गुड हो जाएगा, जिसको हम बल्क से सेपरेट करेंगे। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन यही दोनों चीज में होती है, किसी को भी? अनुष्का आपको? ओके, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अनअसर्टेन गुड क्या होता है, वो बल्क में रहेगा। अब आपका 100 बैग्स ऑफ शुगर क्या है, डिमांड है, लेकिन आपका अवेलेबल स्टॉक क्या है, 1 लाख बैग्स। तो जो 1 लाख बैग्स है वो आपका अनअसर्टेन गुड है, और जो 100 बैग जिसका डिमांड है वो आपका असर्टेन गुड है। ये आपका एग्जिस्टिंग गुड का पार्ट था, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, अवेलेबल है स्टॉक में। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स अभी बना नहीं है, जिसको फ्यूचर में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है अभी। और ये कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कस्टमर चाहेगा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा ही उसको फ्यूचर गुड्स, जो गुड्स है उसको फ्यूचर में वैसा तैयार करके देंगे। कई बार क्या होता है कि कोई कस्टमर बहुत चूजी होता है, वो कैटलॉग देख के पसंद करेगा कि मुझे ऐसा ड्रेस डिजाइन चाहिए, जैसा प्रियंका चोपड़ा ने पहना था वो घोंसला वाला ड्रेस, मुझे वैसा ड्रेस चाहिए। तो वो तो सिर्फ प्रियंका चोपड़ा के लिए बना था, अब वो ड्रेस फ्यूचर गुड्स हो गया, क्योंकि उसको हमें बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, रेडीमेड नहीं है, क्योंकि वो गुड हम अवेलेबल करा पाएंगे कंज्यूमर को फ्यूचर में, इसलिए वो फ्यूचर गुड्स हो जाएगा। कंटिजेंट गुड, हम लोगों ने पढ़ा था कंटिजेंट का मतलब क्या है,
मे हैपन और मे नॉट हैपन, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का था, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गुड के केस में क्या हो जाएगा, या तो वो गुड रहेगा या फिर वो गुड नहीं रहेगा, टू बी और नॉट टू बी, अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेलर को ये श्योरिटी नहीं रहती है कि हम जो कस्टमर का डिमांड है उस अकॉर्डिंग उसको वो गुड्स हम प्रोवाइड कर पाएंगे, कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, ऐसा सेलर को श्योरिटी नहीं रहती है, ही इज नॉट श्योर अबाउट दिस। और इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन लगे होते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, इफ इन केस, तो वहां वाली क्या है कि श्योर नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि अगर शिप सेफली आई, ठीक है, मान लेते हैं कि शिप में किसी और कंट्री से कुछ गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो गुड्स हम लोग क्या करेंगे, हम कस्टमर है, हम सेलर से बोलेंगे कि मुझे वो गुड चाहिए, तो सेलर बोलेगा अगर वो शिप सही सलामत आ गया तब हम आपको देंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझे एम एस धोनी की बैट चाहिए। अब एम एस धोनी की बैट चाहिए, तो जब वो एम एस धोनी अपना बैट ऑक्शन में लगाएंगे, जब वो अपना बैट सेल करेंगे, तब तो कोई उनको दे सकता है। ऐसे एम एस धोनी की बैट जाके ले थोड़ी सकते हैं कि मेरे कस्टमर को चाहिए, प्लीज प्लीज एम एस धोनी प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, ऐसे नहीं होगा। जब वो ऑक्शन में देंगे या फिर वो प्रोवाइड करेंगे कि लो भाई सेल कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका कंटिजेंट गुड हो जाएगा, उसमें कंडीशन लग जाएगा, या तो वो गुड मिल सकता है या तो वो गुड नहीं भी मिल सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है, सेलर को खुद ही आइडिया नहीं रहता है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के एसेंशियल है। एसेंशियल में आपके क्या इंक्लूड होगा हम वो देखें। एसेंशियल आपका पहला है, पहले देखिए इंक्लूड क्या बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। पहले आप लोग को मैंने ये नहीं बताया कि ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये मर्केंटाइल लॉ है जो कि 1 जुलाई 1930 में आया। कब से एग्जिस्टेंस है इसका, 1 जुलाई 1930 तो याद है, 1 जुलाई आपको याद करना है। A contract of sales of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। तो यहाँ आप कीवर्ड देखिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स गुड क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री करता है ट्रांसफर करने का, दो चीजें लिखा है, या तो सेलर ट्रांसफर करेगा ये एग्री करेगा ट्रांसफर करने का, क्या, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बाय फॉर अ प्राइस। प्राइस बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, या एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तीन चीजें हम लोगों ने देखी, ये आपकी डेफिनेशन में गिवन है। डेफिनेशन सेक्शन 4 में है किसका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का। अभी तक हमने कितना सेक्शन देखा, 27 देखा, सेक्शन 4 देखा, बस। और 44 में हमने बताया था कि कंपनीज एक्ट में आपका डिबेंचर एंड शेयर को भी अब इंक्लूड कर रहा है एज अ गुड। यहां से हम लोगों ने क्या चीज सीखी, सेलर है ट्रांसफर करेगा, अग्री करेगा ट्रांसफर करने को प्रॉपर्टी इन गुड, और एक बायर को करेगा प्राइस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इंक्लूड में हमने क्या लिखा है, ये आपके इंक्लूड में क्या है, प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, ये दो चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। प्रोड्यूस गुड जिसको एग्जीक्यूटेड सेल्स या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटेड सेल्स या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बेसिकली ये क्या कहेंगे, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, दो चीजें में हमने ये जो बोला ना, ट्रांसफर या अग्री टू ट्रांसफर, वही चीज है। पहला आपका क्या है, प्रोड्यूस गुड्स या फिर सेल्स, और एग्रीमेंट टू सेल्स। पहला वाला जो है सेल्स वो है ट्रांसफर, दूसरा है एग्रीज टू ट्रांसफर। अब आपका एग्री, अभी हम पहले आगे पढ़ेंगे, पहले एसेंशियल पढ़ लेते हैं। एसेंशियल है आपका टू पार्टीज,
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये बोलता है कि सबसे पहले वहां दो पार्टी होना जरूरी है, और वो जो दो पार्टी होंगे, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टी होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ सेल्स के टाइम पे देखते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जो एक पार्टी हो और वहां पे आपका सेल्स हो रहा हो, एक पार्टी के साथ सेल्स हो रहा हो, खुद ही बेच रहा है खुद ही खरीद रहा है, ऐसा कुछ है कोई केस? हो सकता है, पॉसिबल है? किसी को लग रहा है कि पॉसिबल है एक आदमी सेल भी कर रहा हो, बाय भी खुद ही कर रहा है? आपका एसेंशियल लिखा है टू पार्टीज। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। हाँ, तो बताइए आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? नो मैम, ये पॉसिबल हाँ नहीं है। शायद हो सकता है मैम। हाँ, एक्सप्लेन करिए। मैम एक सर ने केस बताया था सत्यम के स्कैम के बारे में। तो हम्म उसमें क्या होता है कि सत्यम कंपनी होती है, तो अपनी प्रॉपर्टी को ही मतलब सत्यम कंपनी उनकी प्रॉपर्टी होती है, कंपनी होती है। हम्म तो हम्म उनके पास कुछ कंपनियां और होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कंपनी को ही एक्वायर कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो अपने ही कंपनी को ही कैसे एक्वायर कर लेते हैं, वही तो मुझे जानना है। जाने दीजिए, आप कंफ्यूज है, मैं आपको बताती हूँ। ओके। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, एक पहला एग्जाम्पल में कि दो पार्टनर हैं, ठीक। दो पार्टनर मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदे हैं। अब उसमें 50-50% उन्होंने क्या किया, पैसा दिया है। मान लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 50 लाख 50 लाख दिया है। बाद में क्या होता है कि जो ए रहता है वो कहता है कि यार मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, आधा ओनरशिप ए के पास है। बी बोलता है कोई नहीं, दे दो, मैं तुम्हें 50,000 दे रहा हूँ। है तो प्रॉपर्टी उसी की, पर वो ले रहा है। लेकिन यहाँ जो केस है ये वन पार्टी नहीं है, यहाँ पे भी दो पार्टी इन्वॉल्व है, राइट? बायर एंड सेलर, वो अपनी ओनरशिप दे रहा है इसको 50 लाख के बदले। ये आपका केस हो गया जहां पे आपका एक पार्टी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला जुला के सिर्फ एक ऐसा केस है जहां एक पार्टी हो सकते हैं, वो बहुत रेयर केस है, एज ए एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं। मैं बताती हूँ। जैसे आ, हम हैं और गवर्नमेंट ने क्या की, मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। किसी भी रीजन से गवर्नमेंट ने सीज कर दिया और ऑक्शन पे लगा दी मेरी प्रॉपर्टी। है तो मेरी प्रॉपर्टी, पर गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, ऑक्शन पे लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं ऑक्शन में जाके वो प्रॉपर्टी खरीद लूंगी। अगर ऐसा कर सकते हैं, वहां पे बायर भी हम ही है, सेलर भी हम ही है। बस ये है कि जो ऑक्शन हो रहा है वो गवर्नमेंट करा रहा है। ज्यादा अगर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बात बता रहे, बट आपको यहाँ पे याद रखना है टू पार्टीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी से मतलब है आपका ओनरशिप का। तो आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए। अब इसमें भी आपको दो चीज दिख रहा है। जनरल क्या है, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी, ये क्या है? जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप एंड स्पेशल ओनरशिप। इसका एग्जाम्पल देते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है कि बंच ऑफ राइट्स है। बंच ऑफ राइट्स मतलब अगर आपका जनरल ओनरशिप मिल गया, जनरल प्रॉपर्टी हो गई, वहां पे क्या होगा कि आपको कुछ भी करने का अधिकार है। आपके पास ये है कि आप वो जो प्रॉपर्टी आपने ले ली है, आपके पास ओनरशिप आ गया है, जनरल ओनरशिप आ गया है, तो आप उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, बेलमेंट कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जनरल ओनरशिप आ गई है। पर स्पेशल ओनरशिप में आपको कुछ लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। वहां पे लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ बेलमेंट एंड प्लेज कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे यही याद करना है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो टाइप की है, स्पेशल प्रॉपर्टी या फिर स्पेशल ओनरशिप कहिए। ये टर्म आपका ऐसा ही गिवन है लॉ में, पर आप ओनरशिप समझिए, स्पेशल ओनरशिप एंड ओन जनरल ओनरशिप। तो जनरल ओनरशिप में क्या हो जाएगा कि उसके पास कई सारे राइट्स हैं, प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से यूज कर सकता है। स्पेशल प्रॉपर्टी में सिर्फ बेलमेंट एंड प्लेज के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि वहां पे उसको पोजेशन मिला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है आपका प्राइस। प्राइस नो बार्टर यहाँ पे लिखा है। हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, प्राइस आपका एक फैक्टर था। क्यों था? अगर प्राइस नहीं है तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फोन विथ न्यू एंड पेमेंट ऑफ सम इज सेल्स। हमने क्या किया, ऑफर चलता रहता है ना कि आप 20,000 का फोन क्या कर सकते हैं, आप अपने ओल्ड मोबाइल फोन से एक्सचेंज करके ले सकते हैं, आपको कुछ % छूट मिल जाएगी। 20,000 का जो फोन है हो सकता है आपको 15,000 का पड़े, तो आपको 15,000 वहां पे करना पड़ रहा है। आप अपना फोन दे रहे हैं, पुराना वाला फोन एक्सचेंज कर रहे हैं, पर आपको वहां पे 15,000 देना पड़ रहा है। तो वो आपका क्या है, प्राइस है। वहां कोई बार्टर नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, प्राइस भी फैक्टर है। इस वजह से ये आपका एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है। पर वहीं अगर वो क्या हो रहा है कि हम उसको अपना फोन दे रहे हैं और कंपनी मुझे फोन दे रही है, तो वहां पे कोई प्राइस नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज है। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का एसेंशियल में पढ़े हैं कि प्राइस होना भी जरूरी है। क्या क्या जरूरी था, एक बायर सेलर होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए या फिर अग्री टू ट्रांसफर होना चाहिए, और प्राइस होना चाहिए। ठीक, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ मैम। हाँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोगों ने जो 10 पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो भी यहाँ पे एसेंशियल्स हो जाएंगे। और लास्ट आपका है इंक्लूड बोथ सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया ना कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो चीज जनरल ओनरशिप, स्पेशल हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड कंडीशन में होगा कि पूरी तरह से क्या होगा कि गुड्स जो है ट्रांसफर हो जाएगा, आपको एब्सोल्यूट क्या ओनरशिप मिल जाएगी। पर वहां पे क्या होगा, कुछ कंडीशन रख देगा कि पहले आप क्या करिए, इतना आधा पेमेंट करिए फिर आपको मिलेगा, या अगर आप इस तरह से पेमेंट करेंगे फिर ही होगा। वो सारा आपका कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड। सब्जेक्ट मैटर तो गुड्स होना ही चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स क्या है। पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखते हैं सेल्स में। सेल्स में आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप होता है। एग्रीमेंट में भी आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, पर इसमें एक चीज है जो उसको डिफरेंट बनाती है। सेल्स में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है वो तुरंत हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको क्या याद रखना है, याद क्या रखना है, आप लॉजिकली सोचो कि सेल्स हो रहा है, हम आपको मोबाइल फोन दे रहे हैं, आप हमको इन रिटर्न में कैश दे रहे हैं। अब आपको मोबाइल फोन हमने दे दिया तो आपको पूरी की पूरी ओनरशिप मिल गई, पूरी की पूरी ओनरशिप मिल गई। अब आप क्या करेंगे, वो जो ओनरशिप मिली है वो आपको तुरंत मिल गई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल्स क्या होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होगा क्योंकि वहां पे आपका ट्रांसफर ओनरशिप तुरंत नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे तब नहीं होगा,
ओनरशिप आपका ट्रांसफर होगा डिलीवरी के टाइम, गुड्स की डिलीवरी के टाइम। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कार। आप कोई भी कार परचेज करने जाते हैं, आप वहां पेमेंट करते हैं, बुक करते हैं, आपको तुरंत कार नहीं मिल जाती है, आपको कुछ टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन। नई मॉडल कार है तो फिर कुछ टाइम लगेगा। तो कार में क्या है, आपका एग्रीमेंट टू सेल हो जा रहा है, लेकिन हमने मोबाइल फोन का जो एग्जांपल लिया उसमें आपका सेल्स है। एग्रीमेंट टू सेल्स आपका क्या है, कार वाला केस। तो वहां पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर में आपको मिलेगा कार, वहां पर फ्यूचर में आपको कार मिलेगा, इसलिए वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी याद आ रहा है? हाँ मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब सेल्स में क्या है, आपका रिस्क ऑफ लॉस तो दोनों में है, लेकिन बायर के पास, सेल्स में बायर के पास रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी ओनरशिप आ गई। अब तुम्हारे हाथ में फोन आ गया है, तुमने खरीद लिया, अब फोन गिरेगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाके सेलर को तो कहोगे नहीं। उसमें भी आपका गारंटी वगैरह की बात आती है, गारंटी एंड वारंटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप ये देखिए कि जो रिस्क ऑफ लॉस है सेल्स में, वो बायर के पास रहेगा, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल्स में क्या रहेगा, सेलर के पास रहेगा। क्योंकि अभी कार डिलीवर नहीं हुई है, कार डिलीवर होने से पहले कार पे स्क्रैच आ जाए, कार को कुछ भी नुकसान हो गया, तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा, सेलर बेयर करेगा, क्योंकि उसने डिलीवरी नहीं की है, ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इस वजह से रिस्क किसके पास है लॉस का, सेलर के पास, एग्रीमेंट टू सेल्स में। असर्टेन गुड, सेल्स किसके लिए होता है, असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स कौन सा था, 10 लाख 1 लाख वाला था कि वो आपका 100 बैग था, 1 लाख बैग था कि 100 बैग था? 100 बैग। 100 bag. तो ये असर्टेन गुड्स के लिए होता है। आपको क्या करना होगा कि बल्क है, बल्क में से आप कौन सा चूज कर रहे हैं। आपके पास कोई भी एक मॉडल का फोन कितना सारा अवेलेबल है मार्केट, तो वो जो कितना सारा अवेलेबल है बल्क में, वो आपका अनअसर्टेन गुड हुआ। वो कार का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो कार का मॉडल कितना सारा है, अभी हमने उठाया नहीं है कि हम देंगे ये वाला बायर को, इसलिए असर्टेन गुड्स आपका सेल्स में आएगा, एंड अनअसर्टेन गुड्स जो आपका आएगा एग्रीमेंट टू सेल्स में आएगा, क्योंकि हमने अभी उसे सेपरेट नहीं किया। एक देखिए, जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सोनम, ये आपका कह सकते हैं प्रिंसिपल है। जैसे वो कौन सा प्रिंसिपल था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पूरा प्रिंसिपल याद है किसी को, अनजस्ट, नहीं याद है, अनजस्ट अनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, जैसे वो प्रिंसिपल था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे यहाँ पे आपका जस्ट इन रेम किसके लिए, सेल्स के लिए। इसका मतलब क्या है कि उसको राइट मिला है, किसको, यहाँ पे बात करें किसको राइट मिला है, बायर को। बायर को ये राइट है कि वो उस गुड को किसी भी तरह से यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस गुड का, उसको किसी को रीसेल कर सकता है, उसको पटक देगा, गोली मार देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जस्ट इन पर्सोनम में क्या है, उसके पास किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट राइट रहेगा, किसको, बायर को। बायर, मान लीजिए आप, अभी आपका एग्रीमेंट टू सेल्स हुआ है, अभी आपको कार डिलीवर नहीं हुई है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, आप केस फाइल करेंगे सेलर के खिलाफ। आपके पास बस यही एक राइट है, जस्ट इन पर्सोना, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, ना कि उस गुड्स को किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। इसका साधारण मतलब यही है। लास्ट है आपका राइट ऑफ रीसेल। तो यहाँ पे बायर के पास पूरी की पूरी ओनरशिप आ गई है, सेलर के पास अब 1% भी ओनरशिप नहीं है, एक क्या 0.05% क्या हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट टू रीसेल किसके पास रहेगा, सेल्स में, बायर के पास, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, एंड
एग्रीमेंट टू सेल्स में ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई है। यहाँ पे सारा खेल ओनरशिप का है। आपको कुछ भी ना समझ में, ओनरशिप पे जाके देखें। रिस्क किसके पास है? जिसके पास ओनरशिप है। राइट टू रीसेल किसके पास है? जिसके पास ओनरशिप है। यहाँ पे ओनरशिप अभी भी किसके पास है? कार वाले केस में सेलर के पास है। तो सेलर के पास है राइट टू रीसेल। यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. हम अब हम पढ़ेंगे अनपेड सेलर। अनपेड सेलर अनपेड सेलर आपका सेक्शन 45 में, ये याद कर लीजिए, ये पूछ भी सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पीछे पूछा है। अनपेड सेलर सेक्शन 45 में है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई में आया था। हमें जानना है कि ये अनपेड सेलर होता कौन। तो अनपेड सेलर साधारण शब्दों में वो है जिसको हम पूरी की पूरी प्राइस नहीं देते हैं। हम लोगों ने अभी क्या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में डिस्कस किया, दो पार्टी होना चाहिए, बायर सेलर, ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, या फिर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए स्पेसिफिक प्राइस पे। अनपेड सेलर वो होता है जिसको हमने पूरी की पूरी प्राइस पे नहीं किया है और कंडीशन पेमेंट किया। अभी कंडीशनल पेमेंट क्या है? कंडीशनल पेमेंट ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बीई का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पीएन का मतलब है प्रॉमिसरी नोट या फिर चेक हमने सेलर को दे दिया है और जो कि डिसऑनर हो गया है। हम क्या किए कि हम एक सेलर के पास गए, उससे कुछ चीज परचेज किया, उसको उसके बदले में क्या किया, चेक या फिर पीएन या फिर बीई दे दिया। दे तो दिया, अब वो डिसऑनर हो जाएगा। तो कोई भी सेलर क्या होगा, नाराज हो जाएगा, बरा जाएगा कि अरे ये क्या है, तो सामान लेके गया, ऊपर से इतना बड़ा सा चेक पकड़ा दिया। अब हम जाए पहले बैंक से चेक को भजवाए, उसके बाद पैसा पाए और वो भी डिसऑनर हो गया। इतना मेहनत करो फिर भी डिसऑनर। तो यहाँ पे जो सेलर है बेचारा सा हो जा रहा है, अनपेड सेलर है। अब यहाँ पे अनपेड सेलर कब हमें पता चलेगा? जब वो डिसऑनर होगा। पीई पीएन चेक जब डिसऑनर होगा तब हमको पता चलेगा कि वो अनपेड है। आपको यहाँ पे ये याद करना है कि हमने चेक दे दिया, लेकिन जब तक वो डिसऑनर है ये नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको अनपेड सेलर नहीं मान सकते हैं। ठीक है? अब अनपेड सेलर हो गया तो उसके लिए राइट्स या फिर रेमेडीज अनपेड सेलर के लिए क्यों है? क्योंकि वो बेचारा है, उसको बकाया है उसका पैसा। अब उसके पास कई तरह से क्या रेमेडीज अवेलेबल है। पहला क्या है? गुड्स के खिलाफ। दूसरा है बायर के खिलाफ। गुड्स के खिलाफ उसके पास क्या राइट है? पोजेशन या फिर लीन का। अगर कैश या फिर क्रेडिट सेल हुआ है और उसका पेमेंट ड्यू है, ठीक है, किसका? बायर का, तो क्या करेगा वो? उस गुड्स का पोजेशन ले लेगा या फिर उसको ट्रांजिट में रोक देगा। अगर वो क्या बोलते हैं कि पैसा पेमेंट नहीं दिया डेडलाइन डेट तक और डिसऑनर हो गया, तो अगर वो ट्रांजिट में है, जा रहा है, रास्ते में है, कह सकते हैं रास्ते में है, तो क्या करेगा? वहां पे ही रोक देगा, रुक जाओ। जैसे टीवी सीरियल नहीं होता, रुक जाओ, फिर धूम ताना धूम हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रीसेल। अब उसने पेमेंट नहीं किया, मेरे पास उसका गुड्स पड़ा हुआ है, तो हम शांति से उसको दूसरे आदमी को बेच देंगे और उसको नोटिस भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम गुस्से में हैं। हम गए चेक भजाने, लेकिन क्या हुआ कि हमें पैसा नहीं मिले, इस वजह से हम रीसेल कर देंगे। जाओ हम तुमको बताएंगे, आओ तुम, अब तुमको बताते बेटा। ये तो हो गया जब उसके पास गुड्स पड़ा है। अब क्या हो सकता है कि उसके पास गुड्स नहीं हो, दे चुका हो, एग्रीमेंट टू सेल्स ना हो, वहां पे क्या होगा? वो स्यू करेगा प्राइस के लिए। इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज। इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज उस केस में हो जाएगा जब उसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हम उसको दूसरे को बेचे होते तो मुझे उस समय पैसा मिलता, ठीक है, उसके उस वजह से मुझे डैमेज हो रहा है,
वो लॉस हो रहा है उसके लिए। सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, एक तो हमने उसको रोका हुआ था कि तुम लोगे, उस वजह से हम और लोगों को दिखाए नहीं कि मेरे पास अवेलेबल है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हैं, मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बायर के खिलाफ सू कर सकते हैं। गुड्स के खिलाफ कर सकते हैं, बायर के खिलाफ कर सकते हैं। गुड्स में 3 था, पोजेशन, स्टॉपेज, रीसेल। इसमें है प्राइस के लिए, इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेज के लिए, डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये तो हो गया सेलर बायर के खिलाफ। अब ये भी हो सकता है कि बायर को क्या क्या राइट है सेलर के लिए, अब उसने डिलीवरी को क्या किया, स्टॉप कर दिया, तो अब यहाँ पे बायर के पास कुछ राइट है ना, लॉ है, दोनों साइड से देखेगा, वो सिर्फ एक चीज को देख के नहीं चलता है, वो दोनों चीज को देख के चलता है। इस वजह से आपका राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर में हो जाएगा स्यू फॉर नो डिलीवरी। अब उसने ट्रांजिट में रोक दिया, फिर वहां पे डिलीवरी नहीं हुई, इस वजह से वहां पे हो जाएगा उसके खिलाफ केस। सेकेंड है आपका स्यू फॉर इंटरेस्ट इन स्पेशल डैमेज। हो सकता है उसने जो चीज ऑर्डर की है, उसने जो चीज मंगाया है, उससे उसका काफी नुकसान हो गया, उसलिए वो करेगा स्पेशल परफॉर्मेंस। स्पेशल परफॉर्मेंस मतलब कि उसको स्पेशल राइट मिला था, उसको स्पेशल राइट मिला था, उसने क्या किया कि उसको क्या डिलीवर नहीं किया गुड्स, उसको गुड्स मिला नहीं, इस वजह से कर सकता हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में था कि हम आपको इतने दिन तक, इतने तारीख तक क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे प्रोडक्ट, बट उसने कराया नहीं। यहाँ पे एक वर्ड है कैवेट एम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा, बियॉन्ड द पार। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का कोई बताए, कंपनीज एक्ट में पढ़ा होंगे आप लोगों। यस मैम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में Yes, होता है। ma'am. हाँ, तो ये किसको है? मैम जैसे कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन के बियॉन्ड जाते हैं तो उससे बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। हाँ, एक अल्ट्रा रेज भी था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा रेज। उसमें ये था कि सबसे ज्यादा राइट्स या सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे ज्यादा अधिकार आपका कंपनीज एक्ट को है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को है, और लास्ट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को है, ऐसा था। तो आपको आज इतना याद करना है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो और थोड़ा सा याद करने वाला है, देखना है, इसलिए आप पहले ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा आज जितने भी डिस्कस किए हैं। इजी था, कैसा था? Yes, ma'am. ओके,